नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से मेरे इस YouTube चैनल में स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों को याद होगा, इसके पिछली वाली क्लास में मैंने आपको यूनिट एंड डायमेंशन का एप्लीकेशन समझाया था। मैंने आपको ये बताया था कि हम यूनिट और डायमेंशन का कहाँ पे यूज़ करते हैं, जिसमें से आपने पहले टाइप का एप्लीकेशन अच्छे से समझा हुआ है, जिसमें आपको बताया गया था कि हम यूनिट एंड डायमेंशन के हेल्प से हम किसी एक सिस्टम को किसी और सिस्टम में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। हमने आपको उसका रोल भी बताया था कि अगर आप ऐसा करना सीख जाएंगे तो आपका जो न्यूमेरिकल लगाने का तरीका है या जो न्यूमेरिकल आप लगाएंगे बड़े आसानी से सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल लगाने का एक ही ट्रिक है कि जितने भी डाटा दिए जाए सब एक ही सिस्टम में हो। अब मैं जो बचे हुए आपके पास दो टाइप के एप्लीकेशन थे, जिसमें एक तो ये था कि हम इक्वेशन जैसे रहे कोई उसको उसकी करेक्शन का कहने के हम चेकअप करेंगे कि वो इक्वेशन सही है कि गलत है, ये सारी चीजें थी। दूसरा आपको एप्लीकेशन पढ़ना है कि हम फॉर्मूले का डेरिवेशन करेंगे। तो आज हम एक एक करके अच्छे से समझते हैं और थोड़ा आप अच्छे से देखेंगे भी। जो हमारा चैप्टर है, मैं बार बार कहता हूं भाई आप चैप्टर को मत भूलिएगा, यूनिट एंड क्या है, डायमेंशन है। मैं आपसे एक बात एकदम क्लियर कर देता हूं कि आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा लोग क्लास को ज्वाइन करिए। आप जब ज्यादा से ज्यादा लोग क्लास को ज्वाइन करेंगे तो जो मेरी एनर्जी है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, और ऐसी सिचुएशन में मैं आपको बहुत अच्छे ढंग से और एक्टिव होके पूरी की पूरी फिजिक्स हुआ और केमिस्ट्री हुआ ये मैं पढ़ा डालूंगा और आपको पूरी बात अच्छे समझ में आएगी, ये मेरी गारंटी है। बस शुरू से अंत तक लगे रहिए। जैसे यूनिट एंड डायमेंशन में हम सभी लोग क्या पढ़ने वाले हैं, एप्लीकेशन। एक एप्लीकेशन मैं पढ़ चुका हूं, सेकंड एंड थर्ड एप्लीकेशन मुझे पढ़ना है। तो आप सभी लोग जो आज का टॉपिक ये है एप्लीकेशन पढ़ना है, और वो भी एप्लीकेशन कौन सा बताइए, सेकंड वाला और कौन सा, थर्ड वाला। आज की क्लास में आप यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर को बाय बाय कर देंगे। आपको मैं जो तरीका बताऊंगा आप उस तरीके को सीखिएगा, उस पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बुक में होगा, आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। बात समझ में? तो जरा आप ध्यान से देखेंगे, आप टाइम ज्यादा लॉस मत करिए, डायरेक्ट आते हैं प्रॉब्लम पर। हमारा जो एक एप्लीकेशन था क्या था, डेरिवेशन। आप थोड़ा समझिएगा, डेरिवेशन ऑफ formula with the help of डायमेंशनल फार्मूला। आप सभी लोगों को मैंने डायमेंशनल फार्मूला कैसे निकाला जाता है ये बताया हूं कि भाई आप जिसका भी निकालना चाहे तो पहले आपको तो उसके हिसाब से कोई फार्मूला याद होना चाहिए, और उस फार्मूले में आप यूनिट बनाएंगे, यूनिट को आप मल्टीप्लाई के फॉर्म में रखेंगे, और वो आपका किस में आ जाए बताइए, किस में आ जाए, सिंबल आप रिप्रेजेंट कर दीजिए, डायमेंशनल हो जाएगा। डायमेंशन मतलब होता है पावर, ये बता चुका हूं, ठीक है। अब अच्छे समझिएगा। आप भी भोजन पानी करके बैठिए, क्लास लंबी हो सकती है। अब आप जरा समझना, हम सभी लोग डेरिवेशन ऑफ फार्मूला विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल फार्मूला। मैंने आपसे कहा था कि डायमेंशन का सबसे बड़ा यूज यही है, इसलिए क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई भी फार्मूला जो मल्टीप्लाई के फॉर्म में हो या फिर डिवीजन के फॉर्म में हो, इस तरह का कोई भी फार्मूला रहे, आप उनको क्या कर सकते हैं, डायमेंशनल फार्मूले से डेरिवेट कर सकते हैं। आपके यहाँ फिजिक्स में लगभग 80 या 9% आप मैक्सिमम कह सकते हैं फार्मूला ऐसे ही हैं, या तो मल्टीप्लाई के फॉर्म में रहेंगे या वो डिवीजन के फॉर्म में रहेंगे। तो आप सभी लोग इस तरह के फार्मूले को 100% है कि आप डायमेंशनल फार्मूलों से क्या कर सकते हैं, उनका डेरिवेशन किया जा सकता है। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल भी दे देता हूं। आप 10th ही अभी क्रॉस किए हैं, तो आप सभी लोगों को याद होगा वहां पर एक फॉर्मूला था I = Q/T था। वहां पर आपने पोटेंशियल इज इक्वल आप पाए होंगे वर्क बाई क्या था, चार्ज था।
ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग देखो R इज इक्वल क्या था, V अपॉन क्या था, I था। ये जितना भी फॉर्मूला आपको मैं बता रहा हूं सब देखो किसके फॉर्म में है, डिवीजन के फॉर्म में है। बात समझ में? आपने एक फॉर्मूला देखा हो H इज इक्वल आई स्क्वायर क्या है, RT है। या आप काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला अगर आप देखे होंगे तो ये आपका होता है हाफ mv स्क्वायर होता है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आप देखे होंगे तो वो mgh होता है। बात समझ में? पोटेंशियल एनर्जी का क्या होता है, mgh होता है। अगर हम मोमेंटम की बात करते हैं तो वो क्या होता है, mv होता है। तो मेरे कहने का मतलब क्या होता है, मेरे कहने का मतलब ये है कि आप फिजिक्स में मैक्सिमम फॉर्मूले इसी तरह के देखेंगे और इस फॉर्मूले में क्या होगा, या तो डिवीजन का मैटर होगा या तो क्या होगा, मल्टीप्लाई का मैटर होगा। पर मल्टीप्लाई और डिवीजन में भी एक चीज आपको ध्यान में रखना है, क्या, हम सभी लोग जब कभी भी डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला का क्वेश्चन करेंगे तो आप सभी लोग सबसे पहले उस क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन को जब आप पढ़ेंगे ना तो उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप थोड़ा सा दो बात सोच लीजिए। क्वेश्चन में आप ये सोच लीजिए मुझे किसके बारे में फॉर्मूला डेरिवेट करना है। दूसरा आप ये सोच लीजिए किससे रिलेट करके डेरिवेट करना है। जैसे अगर ये पूछा जाता है कि एक वायर है जिसमें करंट I फ्लो हो रहा है Q चार्ज की वजह से T टाइम पर, या ऐसा कह दूं कि फ्लो ऑफ करंट डिपेंड्स अपॉन चार्ज एंड टाइम, देन डेरिवेट फॉर्मूला ऑफ करंट विद द हेल्प ऑफ किससे, विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला। मैं यही ले लेता हूं, क्वेश्चन बना देता हूं। क्या क्वेश्चन ये कहता हूं कि इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड्स, बहुत ही सिंपल सा मैं क्वेश्चन बना रहा हूं, डिपेंड्स अपॉन चार्ज एंड टाइम देन डेरिवेट फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक करंट with the help of डायमेंशनल फॉर्मूला। आपको मैं बता दूं इस तरह का कोई भी क्वेश्चन रहता है ना तो थोड़ा सा लैंग्वेज पर आप ध्यान देंगे। तो लैंग्वेज आपको चाहे जैसी दें, आपको बस इतना ध्यान देना है कि हमें उसमें ये देख लेना है कि मुझे किसके बारे में फॉर्मूला बताना है और किससे रिलेट करके बताना है। और इस तरह का कोई भी क्वेश्चन रहेगा और आपको डायमेंशनल फॉर्मूले से आपको क्या करना है, डेरिवेशन करना है, तो आपको मैं 3 स्टेप बता रहा हूं, इन 3 स्टेप को फॉलो करिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये एक जादू से कम नहीं है, थोड़ा सा समझिएगा। सबसे पहले आप स्टेप नंबर 1 मैं आपको बता दे रहा हूं, आप सभी लोग ये सोचिए कि मुझे किसके लिए फॉर्मूला निकालना है और किसके बारे में निकालना है। बात समझ में है? फिर से मैं बोल रहा हूं, जैसे आप सभी लोग ध्यान से सुनेंगे कि हमको कोई भी क्वेश्चन दिया जाएगा, उस टाइप के क्वेश्चन को हम एक बार नहीं 2 बार आप अच्छे से पढ़िए। पढ़ने के बाद ये देखिए मुझे किसके लिए फॉर्मूला निकालना है। स्टेप नंबर 1 ये कहता है जिसके लिए फॉर्मूला निकालना है आप उससे लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे और जिससे रिलेट करके निकालना है उसे आप राइट हैंड साइड में रखेंगे और इनके बीच में आप सभी लोग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन लगाएंगे। मतलब कहने का ये है कि लेफ्ट हैंड साइड में आप देखो कह रहा है करंट के लिए फॉर्मूला निकालिए, तो आप करंट लिखेंगे। किससे रिलेट करके कह रहा है बताओ, चार्ज और टाइम पर डिपेंड कर रहा है। रिलेट करने का मतलब है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, तो यहां चार्ज है, ठीक है, और क्या है बताइए, टाइम है, उस पर डिपेंड कर रहा है। मैं कह रहा हूं इनके बीच में आप क्या लगाइए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लगाइए। ये स्टेप नंबर 1 है। अब मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं, ये फॉर्मूला किसमें है बताइए, मल्टीप्लाई के फॉर्म में है। अगर वैसे आपको रखना ही है, केवल तो केवल मल्टीप्लाई के फॉर्म में ही रखना है, याद रखें। और जब आप डायमेंशन का डेफिनेशन दिए होंगे तो यही कहेंगे मल्टीप्लाई के फॉर्म में रखो। जैसे मैं आपको एग्जांपल बता देता हूं कि जैसे आप सभी लोग यहीं पे मान लीजिए वेलोसिटी थी,
जो डिस्टेंस बाई क्या होता है, टाइम होता है। अगर हम यूनिट की बात करें तो मीटर पर सेकंड होता है, इन्हें हम मीटर सेकंड इनवर्स कहते हैं। और जब डायमेंशन की बात आती है तो मीटर का सिंबल L टाइम T, ये LT माइनस क्या हो जाता है 1। और डायमेंशन की खुद की पहचान यही है कि उसे बिग ब्रैकेट में रखना है, समझ रहे हैं ना। अब आप बताइए आपने क्या किया, जो भी था यूनिट या जो भी था उनका सिंबल, उनको किस फॉर्म में रखे आप, मल्टीप्लाई के फॉर्म में ना। और जब आप मल्टीप्लाई के फॉर्म में रखे हैं तो यहां पर देखो हम पहले ही बता दे रहे हैं, जिसपे वो डिपेंड करेगा उन सारी डाटा को आप मल्टीप्लाई के फॉर्म में रखेंगे। और हमें याद है डायमेंशन का मतलब पावर है, तो इनको मल्टीप्लाई के फॉर्म में तो मैंने रख दिया, लेकिन मुझे अभी इनकी पावर Q का या T का नहीं पता कर। और जब इनकी Q या T का पता नहीं है तो आप सभी लोगों को मैं बता रहा हूं, आप कोई ना कोई अननोन पावर मान लीजिए। जैसे मान लीजिए इनका अननोन पावर एक का M है, चार्ज का हमने ले लिया M और T का मैं ले रहा हूं P। बात समझ में? तो ये आपका पहले स्टेप में आपको इतना करना है। अगले में इसी में आपको बताना है, जब आप प्रोपोर्शनल साइन हटा देंगे तो इक्वल लगाइएगा, एक कांस्टेंट K लगाइएगा, मल्टीप्लाई Q की पावर M, T की पावर क्या हो जाएगा P। आप सभी लोग स्टेप नंबर 1 के अकॉर्डिंग इसे हमेशा इक्वेशन नंबर फर्स्ट बनाएंगे। यहां से एक तरीका भी सीखिए कि प्रोपोर्शनल साइन अगर हटाना है तो इक्वल और कांस्टेंट लगाना है, और इस कांस्टेंट को कहा जाता है प्रोपोर्शनल कांस्टेंट कहा जाता है। इसके बारे में एक बात एकदम क्लियर है कि किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पर ये कांस्टेंट होगा, पर अलग अलग जगहों पर इसकी वैल्यू अलग अलग होगी। कहीं पे 1 होगा, कहीं पे 1/2 होगा, कहीं पे पाई होगा, किसी किसी क्वेश्चन में K की वैल्यू दिया रहेगा तो आप रख देंगे, नहीं दिया रहे तो K के फॉर्म में आंसर रखिए, कोई गलती नहीं है। ये आपका स्टेप नंबर फर्स्ट है। स्टेप नंबर सेकंड में आप सभी लोग ये देखेंगे कि हम सभी लोग जो इक्वेशन फर्स्ट बनाए ना, आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आप डायमेंशन को लिखिएगा। तो आप क्या लिख सकते हैं, राइटिंग ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला in both side as well as left hand side and right hand side। तो इसके लिए आपको क्या होना चाहिए भाई, डायमेंशनल फॉर्मूला याद होना चाहिए। जैसे ये I है तो I आपका क्या है बोलो, इलेक्ट्रिक करंट है। और करंट का तो वैसे ही आप देखिए यूनिट क्या होता है एम्पियर, और डायमेंशनल फॉर्मूला निकालेंगे, सिंपल सी बात है, आप इसको बिग ब्रैकेट में A कर दीजिए। तो हम सभी लोग क्या करेंगे, बिग ब्रैकेट में A कर देंगे, समझ रहे हैं। ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का कोई डायमेंशन नहीं, उसे वैसे रहने दीजिए। चार्ज की जो डायमेंशन होती है वो 80 होती है, पावर M। चार्ज की डायमेंशन क्या होती है 80। नहीं तो आप देखो चार्ज इज इक्वल क्या होता है IT होता है, ये हमको जानकारी में है फॉर्मूला। I का हो गया A, टाइम का हो गया T, ये चार्ज का हो गया। अब मल्टीप्लाई क्या करना है, यहाँ टाइम है तो टाइम का T हुआ और पावर क्या हुआ P। इतना करने के बाद आप इनको सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा इनका कैलकुलेशन करेंगे, थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे, A है इज इक्वल K, मैं इनको लिखना चाहूं तो A की पावर M, T की पावर क्या लिख सकता हूं M, और यहां पर देखो T की पावर क्या लिख सकता हूं P। क्या मैं इतना लिख सकता हूं? बात समझ में आई? अब मैं आपसे जो क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आप ये बताओ क्या ये T और ये T सेम है? तो मल्टीप्लाई में पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो अगला स्टेप आप मतलब जितना सिंप्लीफाई कर सके आप उसको फाइनली कर दीजिए। A की पावर M और यहां T की पावर क्या हो जाएगी M प्लस क्या हो जाएगी N। T की पावर आपको क्या मिलेगा M प्लस क्या मिल जाएगा N मिल जाएगा। बात समझ में? और ऐसी सिचुएशन में अब आपको क्या करना होगा, ये आपका स्टेप नंबर 2 तक गया। स्टेप नंबर 3 में आप सभी लोगों को ये देखना है, स्टेप नंबर 3 आप देखेंगे, जो स्टेप नंबर 3 होगा आप कंपैरिजन करेंगे। स्टेप नंबर 3 आपको क्या करना है, कंपेयर करना है इन बोथ साइड।
दोनों तरफ आपको कंपेयर करना। जैसे देखो यहाँ a है, a की पावर कितनी है m, यहाँ a है, यहाँ इसकी पावर कितनी है बताइए 1, जिसकी कोई पावर ना हो तो समझो 1 है। कंपेयर कर लो तो a की जगह देखो यहाँ a की पावर m है और यहाँ a की पावर n है। कंपेयर करके आप बोल सकते हैं m इज इक्वल कितना मिल जाएगा, बोलो 1। आया समझ में? यहां देखो t की पावर m प्लस n है, पर यहां तो t है ही नहीं। अच्छा, आप सभी लोगों को अगर मैं ये कह दूं कि मैं यहां t लिख दूं, पावर उसकी 0 कर दूं, क्योंकि मुझे पता है किसी की भी पावर आप 0 कर देंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। नहीं तो देख लीजिए, जैसे आप x की पावर 0 है तो मैं इसको लिखना चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूं, x1 - 1 लिख सकता हूं। और इसको थोड़ा सा चेंज करिए तो आप ऐसे लिख सकते हैं x1 प्लस -1 लिख सकते हैं। इसको लिखो तो ऐसे लिख सकते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? आगे देखिए x मल्टीप्लाई 1/x, ये बराबर कितना हो जाएगा 1। तो मेरे कहने का मतलब है कि दुनिया में कभी भी किसी की भी पावर अगर 0 रहेगी तो वैल्यू 1 रहेगी। अगर हम इसमें 1 से मल्टीप्लाई करते तो भी वही रहता, या 1 के जगह हम किसी भी ऐसी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करें जिसका पावर 0 है तब भी वही रहेगा। तो यहाँ t की पावर आप 0 मान लीजिए, तो यहाँ m प्लस n बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। m प्लस n इज इक्वल क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ n इज इक्वल क्या हो जाएगा, -m, जो आपका इक्वल होगा -1। जरा एक बात बताइए, आपने जिसको स्टार्टिंग में माना कि ये अननोन पावर है, ये क्या है, अननोन पावर है, और शायद आप सभी लोग इसी पावर को डायमेंशन नाम देते हैं, क्योंकि मुझे स्टार्टिंग में चार्ज का क्या डायमेंशन होगा इस जगह पे, या टाइम का जो है क्या पावर होगी ये पता नहीं थी। हमने अब उस पावर को क्या कर लिया, पता कर लिया है। ये स्टेप नंबर 3 में होगा, और आप सभी लोग डायरेक्ट क्या करेंगे, इन्हीं अननोन वैल्यू को आप इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे। जब आप रख देंगे तो I इज इक्वल क्या होगा, K चार्ज की पावर 1, टाइम की पावर -1, इनको आप सॉल्व कर लीजिए, K चार्ज बाई क्या हो गया, T। देखो ये फॉर्मूला मिल गया, और हमने आपसे कहा था कि कांस्टेंट K की वैल्यू अलग अलग जगहों पे अलग अलग होगी, किसी एक जगह पे फिक्स होगी। अब अगर हम यहां पर देखें तो K की वैल्यू 1 होती है, इसलिए आप देखो चार्ज इज इक्वल क्या होता है, Q/T होता है। इस तरह का फॉर्मूला आपको करना है, ठीक है। मैं एक और एग्जांपल लेता हूं और आपको और अच्छे समझाता हूं। अभी मैंने जैसे इसका एग्जांपल लिया, आपसे मैं काइनेटिक एनर्जी का जो हमने ½mv² है, ये मुझे फॉर्मूला पता है। अगर आपको कोई फॉर्मूला पता रहेगा तो आपसे गलती होने का कोई चांस है ही नहीं, इसीलिए मैं ऐसा ही कोई क्वेश्चन लिया हूं जिसका फॉर्मूला आपको पता रहेगा। आप सभी लोग एक बात ध्यान देंगे, आपका कोई भी क्वेश्चन रहेगा, मैं फिर से बोल रहा हूं, कोई भी क्वेश्चन रहेगा, आप बस इतना पढ़िए, उसमें एक बार नहीं 2 बार पढ़िए, जब तक कि आप ये ना जान लीजिए कि हमें किसके लिए कैलकुलेट करना है, डेरिवेट करना है, और किससे रिलेट करके डेरिवेट करना है। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? इतना समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको? अच्छा, एक बात और, जैसे मैं एक क्वेश्चन ले लूं, अगर ये कहता हूं काइनेटिक, डायरेक्ट बना रहा हूं ऐसे, एनर्जी ऑफ पार्टिकल डिपेंड्स, बहुत सिंपल क्वेश्चन बना रहा हूं, अपॉन वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एंड मास ऑफ पार्टिकल, then derivate formula of kinetic energy with their dimension formula, डायमेंशनल फॉर्मूला। मैं आपसे फिर से कह रहा हूं, थोड़ा आप देखेंगे और समझेंगे। ये मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में बोल रहा हूं, क्वेश्चन आपका थोड़ा कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज में हो सकता है। आपको बस इतना देखना है, क्वेश्चन को पढ़िए और पढ़ने के बाद ये देखिए मुझे किसके बारे में डेरिवेट करना है और किससे रिलेट करना है।
अगर आप इतना करने में सक्सेस हो गए तो आपका कोई भी क्वेश्चन रहेगा बड़े आसानी से आप सॉल्व कर लेंगे। ये मैं एक लास्ट क्वेश्चन बता रहा हूं, क्वेश्चन बढ़ाने से कोई मतलब नहीं है। आप स्टेप नंबर फर्स्ट को फॉलो करेंगे, किसके लिए निकालना है उससे लेफ्ट हैंड साइड, तो एनर्जी काइनेटिक लेफ्ट हैंड साइड, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके बारे में, देखो एक है मास जिसे m कहेंगे और एक है वेलोसिटी जिसे हम v कहेंगे। अब जरा ध्यान देना, अब यहां पर हम सेकेंड वाले स्टेप में, इसी स्टेप में क्या कहते हैं, अननोन पावर मानते हैं। इसके पिछले वाले मैंने क्या माना था, अननोन पावर m और p माना था। अगर m की पावर m मान लेंगे तो यहां कंफ्यूजन हो जाएगी, कौन पावर है कौन मास है। ये कंफ्यूजन ना हो इसलिए इस बार करिए x मान लीजिए इसकी पावर y मान लीजिए। ये अभी अननोन वैल्यू है, अब वही नोन कर लेंगे। आप सोच रहे होंगे गजब बेवकूफ बनाते हो, स्टार्टिंग में कहते हैं ये हमें नहीं पता है, अंत में पता हो जाता है। कोई बात नहीं, ऐसी बेवकूफियां होती रहेंगी। m की पावर x, v की पावर y बनाना है आपको हमेशा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। स्टेप नंबर 2 में आप सभी लोग क्या सीखते हैं, दोनों तरफ डायमेंशनल फॉर्मूला लिखिए। आपको मैं निकालना बताया हूं, नहीं तो आपके यहाँ जो एक चार्ट बना हुआ है उस चार्ट को सामने रख के प्रॉब्लम को सॉल्व करो। निकालने का तरीका भी बताया हूं, जो लोग नए आए हैं नहीं पता है वो पिछला वीडियो देखें, 100% पिछली क्लास का जो भी वीडियो देखें उनको मिलेगा। एनर्जी का जो डायमेंशन होता है वो होता है ml²T-2 होता है। K का कोई डायमेंशन नहीं, ये मास है तो डायमेंशन m पावर x, ये वेलोसिटी है तो LT-1 पावर y। मैंने आपसे कहा था कि आप इनको सिंप्लीफाई करिएगा, सिंप्लीफाई करने का मतलब अलग अलग कर दीजिए, m l t, समझना, k m की पावर x, l की पावर y, t की पावर -y। सही बात है भाई, t की पावर क्या हो जाएगा, -y हो जाएगा। इसको अंदर रख दीजिए, एक मिनट, x के m की पावर x, l की पावर y, t की पावर -y। समझ आया? अब आप देखो, जब यहां पर भी और भी सिंप्लीफाई किया जा सकता है, अगर सेम चीजें रहे तो आप उनको जोड़ दीजिएगा पावर वगैरह, नहीं है तो आप स्टेप नंबर 3 पे आइए। स्टेप नंबर 3 आपका ये था कि हम पावर को कंपेयर करते हैं। यहां पर बताइए मास का पावर कितना है, बोलो, मीटर का फॉर्मूला पावर कितना है m का, ये m किसका है, m तो मास का होना चाहिए, ठीक है। मास का यहाँ पावर क्या है, 1 है, यहाँ m का पावर x है तो x इज इक्वल क्या होगा, 1 आया। y इज इक्वल कितना आ रहा है, देखो l की पावर y है और यहाँ l की पावर 2 है तो y इज इक्वल 2, यहां से देख लीजिए -y इज इक्वल -2। अगेन आप लिख सकते हैं y इज इक्वल क्या मिला, 2। अब आप बताओ x और y की वैल्यू मिल गई, मुझे क्या करना है, इक्वेशन फर्स्ट में रख देना है। ek इज इक्वल k, m की पावर 1 और v की पावर -2, नहीं v की पावर भी क्या है, 2 है, प्लस में ही है। समझ आया आपको? तो फाइनली आप देखो फॉर्मूला क्या हो गया, k mv²। मैंने आपको कहा था k की वैल्यू अलग अलग जगहों पे अलग अलग होगी, एक जगह पे फिक्स होगी। अब मुझे काइनेटिक एनर्जी का पता होना चाहिए, k की वैल्यू 1/2 होती है, ये पता है। कभी कभी नहीं पता रहेगा तो आप k के फॉर्म में आंसर रख देंगे, तो ये ek इज इक्वल क्या मिल जाएगा, हाफ mv²। ये आपका फॉर्मूला मिल जाएगा। तो आप सभी लोग इस तरह का कोई भी फॉर्मूला रहेगा आप उसे डेरिवेट करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आएगी। मुझे भी ऐसा लगता है कि मैंने अच्छे से समझाया। जब हम सभी लोग इनको किए ना, तो उसके बाद एक छोटा सा क्वेश्चन अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि भाई आप तो इसका मतलब हर तरह का, इस तरह का कोई भी फॉर्मूला रहेगा आप उसको डेरिवेट कर लेंगे। इसका मतलब पूरे फिजिक्स में फॉर्मूलों का डेरिवेशन हम डायमेंशनल फॉर्मूले से ही कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। ये जो आपका एप्लीकेशन है इसकी भी एक अपनी लिमिटेशन है। इस एप्लीकेशन को आप सभी लोग हर जगहों पर यूज नहीं कर सकते।
जैसे कौन कौन सी इसकी लिमिटेशन है, आप हेडिंग डाल सकते हैं, लिमिटेशन ऑफ दिस एप्लीकेशन। इस एप्लीकेशन का क्या लिमिटेशन है आप समझिएगा। मैं आपको पहला एप्लीकेशन तो यही बता दे रहा हूं कि आप क्या के, जिसे हम सभी लोग प्रोपोर्शनल कांस्टेंट कहते हैं, क्या आप इसकी वैल्यू जान पाते हैं? क्या आप इस फॉर्मूले से जब डेरिवेट करते के की वैल्यू निकाल पाएंगे? नहीं। तो आप कह सकते हैं इस एप्लीकेशन से हम सभी लोग प्रोपोर्शनल कांस्टेंट की वैल्यू को नहीं कैलकुलेट कर सकते। दैट इज अ डिमेरिट ऑफ दिस एप्लीकेशन। दूसरा इसका डिमेरिट क्या होता है आप उससे देखिएगा। आपने अभी एक बात बोला था कि अगर कोई फॉर्मूला मल्टीप्लाई के फॉर्म में हो या प्रोडक्ट के फॉर्म में हो या डिवीजन के फॉर्म में हो, भाई उनका आप डेरिवेशन कर लेंगे ना। लेकिन याद रहे मैंने वहां भी बोला था सभी टाइप में ऐसा नहीं होगा। अगर उस फॉर्मूले में, समझना, अगर उस फॉर्मूले में साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, मतलब कुल मिला के ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आ जाता है तो इस तरह के फॉर्मूलों का डेरिवेशन नहीं कर पाएंगे। दूसरा, अगर आप सभी लोगों को उस फॉर्मूले में लॉग का टर्म आ जाता है तो आप सभी लोग उस फॉर्मूले का डेरिवेशन नहीं कर पाएंगे। अगर आपको e की पावर x उसमें मिलेगा तब भी आप डेरिवेशन नहीं कर पाएंगे। अगर कोई फॉर्मूला इक्वेशन के फॉर्म में है, अब इक्वेशन फॉर्म मतलब क्या निकलता है समझना। इक्वेशन फॉर्म मतलब जैसे देखिए y इज इक्वल एम एक्स प्लस सी है, ये भी एक टाइप का इक्वेशन है। बी स्क्वायर इज इक्वल ए सी है, ये तो आप कर लेंगे। आप देखिए बहुत सारे हो सकते हैं। को ये बताने वाला हूं कि हम अभी तक आपने क्या देखा था कि हम डायमेंशनल फार्मूलों के हेल्प से क्या कर रहे थे, डेरिवेशन कर रहे थे। तो आपने मल्टीप्लाई के फॉर्म में जो फॉर्मूला था या डिवीजन के फॉर्म में जो फॉर्मूला था आपने उसका डेरिवेशन किया, आपको पता है। लेकिन इस तरह आप देखेंगे तो आप ऐसा कह सकते हैं कि भाई फिजिक्स में बहुत सारे फार्मूलों का डेरिवेशन करना है, तो हम डायमेंशनल फार्मूलों से क्या सभी टाइप के फार्मूलों का डेरिवेशन कर सकते हैं? तो आंसर है ऐसा नहीं है। जो आपका पहला आपके पास एप्लीकेशन था, मैंने कल बताया था, आज वाले एप्लीकेशन में मैं आपको ये बता रहा हूं सेकंड वाले में कि आप डायमेंशनल फार्मूलों की हेल्प से आप क्या करेंगे, फार्मूला का डेरिवेशन करेंगे ना। इनकी एक अपनी लिमिटेशन होती है, तो आप सभी लोग हेडिंग अब डाल देंगे, लिमिटेशन ऑफ सेकंड एप्लीकेशन। अब सेकंड एप्लीकेशन मैंने जो बताया वही, आपके बुक में सेकंड हो सकता है, फर्स्ट हो या थर्ड हो, तो बगल में नाम भी लिख लीजिए। कौन से एप्लीकेशन की बात हो रही है, डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल फार्मूला। हम डायमेंशनल फार्मूलों के हेल्प से हम फार्मूलों का डेरिवेशन कर रहे थे। अब उनकी लिमिटेशन क्या है जरा समझिएगा। लिमिटेशन नंबर 1, आपने देखा होगा हमारे पास एक कांस्टेंट आता था जिसे हम सभी लोग कहते थे प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। तो आप सभी लोग इस बात को समझिएगा कि हम इस एप्लीकेशन के द्वारा आप सभी लोग प्रोपोर्शनल कांस्टेंट की वैल्यू नहीं बता पाएंगे। पहला इसका डिमेरिट है। लिमिटेशन नंबर आप 2 देखिएगा, तो लिमिटेशन नंबर 2 आपको ये मिलेगा कि हम सभी लोग इस फॉर्मूले की हेल्प से, बात थोड़ा समझिएगा, लिमिटेशन नंबर 2 अगर आप ध्यान में रखेंगे तो इस फॉर्मूले की हेल्प से आपने सुना होगा कि जो फॉर्मूला प्रोडक्ट के फॉर्म में हो, मल्टीप्लाई के फॉर्म में हो या डिवीजन के फॉर्म में, सुबह हो गई लगता है, ये भौंकना चालू कर दे, जो प्रोडक्ट के फॉर्म में हो या डिवीजन के फॉर्म में हो, आप उनका डेरिवेशन करते थे। लेकिन लगभग आप कह सकते हैं जितने भी क्या प्रोडक्ट या डिवीजन के फॉर्म में फॉर्मूले रहेंगे, क्या आप उन्हीं का डेरिवेशन कर पाएंगे? मैं इसी में एक लाइन छुपा रहा हूं, थोड़ा देखना। आप इस तरह के एप्लीकेशन को केवल उन फॉर्मूलों का डेरिवेशन कर सकते थे जो फॉर्मूले प्रोडक्ट या डिवीजन में हो। इसका मतलब डिमेरिट साफ साफ है
कि अगर कोई फॉर्मूला प्लस और माइनस में हो रहा है, मतलब इक्वेशन जैसा है, अगर कोई फॉर्मूला कैसा है, इक्वेशन जैसा है, तो इक्वेशन फॉर्मूला है, तो हम इसकी वजह से या इस एप्लीकेशन से आप उसको डेरिवेट नहीं कर पाएंगे। ध्यान दीजिएगा, प्रोडक्ट और डिवीजन वाले कर लेते हैं, लेकिन सभी टाइप के प्रोडक्ट या डिवीजन वालों का फॉर्मूला का डेरिवेशन मैं इसके हेल्प से करूं, ये भी पॉसिबल नहीं है। क्यों? कभी कभी कोई फॉर्मूला ऐसा मिलेगा प्रोडक्टिव या डिवीजन वाला जिसमें ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होगा, साइन होगा, कॉस होगा, सेक होगा, मतलब ये सारी चीजें, कॉट थीटा होगा या कॉसेक होगा, ठीक है, या tan होगा। तो ये सारी चीजें अगर रहती हैं किसी फॉर्मूले में, बेशक वो मल्टीप्लाई और डिवीजन के फॉर्म में हो, तो आप उनका डेरिवेशन नहीं कर पाएंगे। अगर आप उस फॉर्मूले में कहीं लॉग नजर आता है आपको तो नहीं कर पाएंगे। अगर उस फॉर्मूले में e की पावर x आता है तो आप नहीं कर पाएंगे। ये सारी चीजें उनकी डिमेरिट होती हैं, ये इनका ड्रॉबैक होता है। लिमिटेशन नंबर मैं आपको थर्ड बता रहा हूं, जो बड़ी काम की और बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव लेवल पे क्वेश्चन इसका आया हुआ है कि हम कभी भी डायमेंशनल फॉर्मूलों के हेल्प से, आप बात समझिएगा, डायमेंशनल फॉर्मूला के हेल्प से आप सभी लोग कभी भी ये नहीं बता पाएंगे कि ये फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर है कि स्केलर है। मतलब वेक्टर कैरेक्टर या स्केलर कैरेक्टर को हम डायमेंशनल फॉर्मूले से नहीं बता सकते। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूं, जैसे एनर्जी है और उसी जगह एक है टॉर्क, इन दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है। इसकी भी ml²t-2 है और इसकी भी ml²t-2 है, पर नेचर वाइज ये स्केलर है और ये आपके पास क्या है, वेक्टर है। तो यहां कंफ्यूजन बच्चों में आती है, दोनों का डायमेंशनल फार्मूला सेम है तो क्या नेचर भी सेम होगा? नहीं, डायमेंशनल फार्मूला आपको नेचर नहीं बताएगा कि वेक्टर है कि स्केलर है। तो ये इनकी क्या है, लिमिटेशन है। अब मैं आप सभी लोगों को थर्ड एप्लीकेशन बताता हूं, उसे आप देखेंगे, बहुत ही शॉर्ट में बताऊंगा। थर्ड एप्लीकेशन आप बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे और क्या क्या चीजें हैं आप उनको थोड़ा समझेंगे। थर्ड एप्लीकेशन का मतलब ये होता है कि आप सभी लोग डायमेंशनल फार्मूला के हेल्प से ये बताएंगे कि ये इक्वेशन सही है कि गलत है। यानी आप ये बता सकते हैं राइट और रॉन्ग फॉर्मूला या इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ किसके भैया, डायमेंशनल से। तो आप थर्ड वाला आप एप्लीकेशन देखिए, थर्ड एप्लीकेशन क्या होगा, इसका मतलब होगा जैसे आपके पास कोई इक्वेशन है या कोई फॉर्मूला है, आपको बताना है कि ये सही है या फिर ये गलत है, ट्रू है या फॉल्स है। आप इसको बता सकते हैं डायमेंशनल फार्मूला से। किससे बता सकते हैं? डायमेंशनल फार्मूला से। और इस एप्लीकेशन के लिए एक प्रिंसिपल दिया गया है जिसे हम सभी लोग कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। आप इनका मतलब क्या होता है मैं समझा देता हूं आपको। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप 10 में 5 ऐड करिए तो आप तुरंत बताएंगे 15 होगा। अगर मैं आपसे कहूं कि आप 12 में 5 माइनस कर दीजिए तो आप तुरंत बताएंगे 7 होगा। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि 10 में आप x ऐड कर दीजिए तो शायद आप नहीं बता पाएंगे। और अगर मैं आपसे कहूं 10 में आप y माइनस कर दीजिए शायद आप नहीं बता पाएंगे। इसका मतलब क्या होता है? अगर आप यहां देखो, यहां तो कर ले रहा हूं लेकिन यहां नहीं कर पा रहा हूं, तो इसका एक वजह ढूंढा गया। वजह ये थी 10 देखो नंबर है, 5 भी क्या है, नंबर है, दोनों सेम नेचर के हैं। दोनों क्या हैं? सेम नेचर के हैं, सेम कैरेक्टर के हैं। इसी वजह से जुड़ गए और इसी वजह से माइनस हो गए, सब्सट्रैक्ट हो गए। पर यहां 10 और x क्या अलग अलग चीजें हैं। तो अगर डिफरेंट कैरेक्टर रहेगा, डिफरेंट नेचर रहेगा, आप ध्यान दीजिएगा, तो ना तो वो जुड़ेंगे और ना ही वो सब्सट्रैक्ट होंगे। लेकिन अगर सेम नेचर रहा तो जुड़ेंगे भी और सब्सट्रैक्ट भी होंगे। यही प्रिंसिपल था। ये मैथ के अकॉर्डिंग आप बोल सकते हैं। ऐसा भी कहा जा सकता है जैसे x में जोड़ना है तो आप x ही जोड़ेंगे तभी 2x होगा। x में आप कभी y नहीं जोड़ पाएंगे।
मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, फिर से बोल रहा हूं कि सेम नेचर की क्वांटिटी रहेगी तभी वो जुड़ेंगी, तभी वो घटेंगी। बात समझ में? इन्हीं सारी बातों को देखते हुए प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या बताता है? वो ये बताता है कि जैसे मैं आपको एक इक्वेशन दे रहा हूं, आप समझना, जैसे मैं आपको एक इक्वेशन दे रहा हूं, मोशन का इक्वेशन है जो आप सभी लोग जानते हैं। मोशन का इक्वेशन आपके पास है, एक v इज इक्वल है u प्लस क्या है, at है, और ये इक्वेशन सब लोग कहते हैं सही है। लेकिन आप अगर चेक करना चाहें क्या ये सही है कि नहीं है, तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हेल्प करेगा। इसके अकॉर्डिंग मैं डायरेक्ट बता दूं, डायमेंशनल फॉर्मूला लेफ्ट हैंड साइड का इक्वल होना चाहिए डायमेंशनल फॉर्मूला राइट हैंड साइड के। तो आप बोल सकते हैं कि डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ राइट हैंड साइड। अगर ऐसा है तो हम सभी लोग इसी को नाम देते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ऐसा क्यों कहा गया, आप थोड़ा समझो इस बात को। जैसे ये v है, लेफ्ट हैंड साइड आप देख लो पहले, लेफ्ट हैंड साइड में कौन है, v है, तो v का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी है तो lt माइनस 1 ही तो होगा। अब यहां पे राइट हैंड साइड में आप देखिए क्या है, दो चीजें हैं, एक u है और एक at है, इन दोनों को जोड़ा गया है। अब जोड़ा गया है तो आप समझ लो कि उद्देश्य यही रहा होगा कि u और at दोनों एक जैसे हैं, इसीलिए जोड़े जा रहे हैं। लेकिन अब ये एक जैसे हैं कि नहीं है, आप चेक कर लो अलग अलग करके। आप u का निकाल लीजिए और at का निकालिए। u इनिशियल वेलोसिटी तो lt माइनस 1 ही हुआ, और at क्या हुआ, एक्सीलरेशन है तो lt माइनस 2, और यहाँ t आप सॉल्व करेंगे तो lt माइनस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब आप बताइए, इसका डायमेंशन, इसका डायमेंशन, इसका सबका सेम आ रहा है, तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को थोड़ा सा आप करेक्ट करिए। आप कहेंगे उस इक्वेशन में जितना भी डाटा रहेगा, अगर सबका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम आता है तभी आप समझिए इक्वेशन सही है, अन्यथा गलत है। यहां का डायमेंशनल फॉर्मूला lt माइनस 1, lt माइनस 1, lt माइनस 1 सब सेम आ रहा है, इसलिए ये फॉर्मूला क्या है, सही है। अभी जो मैंने लिखा डायमेंशनल फॉर्मूला लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल डायमेंशनल फॉर्मूला राइट हैंड साइड, इसको भी मैं समझा दूं। सारी वैल्यू लिख दीजिए आप, lt माइनस 1 यहां लिख दीजिए, lt माइनस 1 प्लस lt माइनस 1, आप जोड़ेंगे तो इन दोनों की दोनों सेम नेचर के हैं, जुड़ जाएंगी। lt माइनस 1, ये lt माइनस 1। मैं आपसे पूछूं क्या कोई नंबर का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है, नहीं, तो देख लो डायमेंशनल फॉर्मूला लेफ्ट हैंड साइड का इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो आप इसी तरह से क्या करेंगे, फॉर्मूला चेक करेंगे वो सही है कि गलत है, इक्वेशन गलत है कि सही है। बात समझ आई आपको? जैसे अगर मैं एक और क्वेश्चन ले लेता हूं, मोशन का इक्वेशन लेता हूं, और आप सभी लोग क्रोधित मत होइएगा कि गलत बता रहे हैं, काहे, क्योंकि आपको मोशन के इक्वेशन पता है। मैं अगर कह दूं कि s इज इक्वल ut प्लस हाफ at, आप बताइए क्या ये इक्वेशन सही है कि गलत है? या आप जानते हैं कि ये गलत है, लेकिन आप इस बात को प्रूफ करिए। और पहली बार ऐसा इतिहास में हो रहा है, गलती को भी प्रूफ करना पड़ेगा। गलत है लेकिन उस गलत को भी प्रूफ करना पड़ेगा, जरा समझना। इसके अकॉर्डिंग देखो, लेफ्ट हैंड साइड में कौन है, यस है, यस डिस्प्लेसमेंट है, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला l हुआ। राइट हैंड साइड में आप देखेंगे तो दो चीजें हैं, एक ut है, एक हाफ at है। ut का आप निकालिए, u है lt माइनस 1 और यहां पर t, तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका l आंसर आ जाएगा। अगला आपके पास है हाफ at। अब आप बताओ हाफ का कोई डायमेंशनल फॉर्मूला होगा, नहीं, a का है lt माइनस 2 और यहां पर आप देखिए क्या हो जाएगा, t। अब इनको जब आप सॉल्व करेंगे, देखो lt माइनस क्या मिल रहा है, 1। आप देखो दो डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है पर तीसरा क्या है, सेम नहीं है। अगर एक भी फॉर्मूला सेम नहीं रहेगा तो इक्वेशन गलत है। तो आप बोल सकते हैं कि यार these and these having same dimensional formula but these having no same dimensional formula, so equation is not right, that is false। बात समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब यहीं से आप सभी लोग थोड़ा दिमाग लगाइए, सोचिए कि हम इसको कैसे सही कर सकते हैं। बस यही t माइनस 1 ना होता तो सही हो जाता, और t माइनस 1 तब नहीं होगा जब t प्लस 1 आ जाएगा, दोनों मिलके एक दूसरे को काट डालेंगे,
तो L बच जाएगा। तो यानी एक t और होना चाहिए, इसीलिए t स्क्वायर होता है। तो ये सारी बात आप समझिएगा। मैंने क्या बताया कि आप सभी लोगों से कोई इक्वेशन सही है गलत है, अगर इस चीज को चेक करना है तो जो भी हर एक डाटा का आप डायमेंशनल फार्मूला चेक कर लीजिए। अगर सेम आता है तो इक्वेशन सही है, गलत आता है तो वहां पर इक्वेशन डिफरेंट आए तो गलत हो जाएगा। समझ आया आपको? इसी पर बेस्ड कुछ आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मैं आपको उन क्वेश्चंस को ही बता देता हूं। थोड़ा सा आप इनको भी ध्यान में रखेंगे तो ज्यादा बेहतर है। गला सूख रहा है भाई। जय गंगा मैया। इधर देखिए, एक क्वेश्चन जैसे मैं आपसे पूछूं, मैं सिर्फ आपसे कह रहा हूं कि एक डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है, y क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? डिस्प्लेसमेंट। इस तरह का क्वेश्चन आपके बुक में होगा, एक्सरसाइज में देखना। एक डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है, y इज इक्वल AT प्लस BT स्क्वायर। A क्या है? अननोन है। B क्या है? अननोन है। मुझे इसी का डायमेंशनल फॉर्मूला बताना है। और यहां t क्या है? ध्यान दीजिए, यहां पर t टाइम है। तो आप कैसे बताएंगे? इस तरह का कोई भी क्वेश्चन रहे, तरीका यही होना चाहिए। क्या मैंने आपसे क्या बोला? डायमेंशनल फॉर्मूला। अगर इस तरह का क्वेश्चन है तो आप समझिए कि वो इक्वेशन एकदम सही है, चेक करने की जरूरत नहीं है। वो इक्वेशन एकदम क्या है? सही है। जहां क्वेश्चन में कहे कि आप ये चेक करिए इक्वेशन सही है गलत है, तो आप वहां चेक करिएगा। लेकिन कोई इक्वेशन दे दे और किसी अननोन डाटा का डायमेंशनल फॉर्मूला पूछे तो आप समझना भाई वो इक्वेशन एकदम सही मानकर आप करेंगे। अगर आप सही मानेंगे तो y का डायमेंशन AT के बराबर होना चाहिए और AT का BT स्क्वायर बराबर होना चाहिए। y का BT स्क्वायर, जितनी पॉसिबिलिटी बन सकती है बना लीजिए। y का डायमेंशन AT के बराबर होना चाहिए, y का डायमेंशन BT स्क्वायर बराबर होना चाहिए, AT का डायमेंशन BT स्क्वायर कट दीजिए तो A इज इक्वल BT मिल जाएगा। जितनी पॉसिबिलिटी है बना लीजिए, फिर चेक करिए। अगर आप इसमें देखें तो क्या ये हमें पता है डायमेंशनल फॉर्मूला, ये पता है। 3 है जिसमें 2 पता है तो हम निकाल सकते हैं ना। A इज इक्वल क्या हो जाएगा? y बाई टी। y डिस्प्लेसमेंट है तो L हुआ, ये t हुआ, तो ये आपका LT माइनस क्या हो गया? 1। तो यानी A का डायमेंशन आ गया LT माइनस 1। इससे आप देख लीजिए b इज इक्वल हो जाएगा y बाई टी स्क्वायर। तो यहां पर आप देखो L T स्क्वायर, तो ये LT माइनस क्या हो जाएगा? 2। ये डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया b का। तो हमसे a और b का पूछा गया था, हमने बता दिया। अब आप इसको नहीं यूज करेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ 3 डाटा है और 3 डाटा में 2 अननोन है, तो कहां से कर पाओगे? लेकिन आप पॉसिबिलिटी बनाइए। मैं एक और क्वेश्चन आपको बताता हूं, उसको भी आप समझेंगे क्या है। जैसे अगर मैं आपसे कह दूं कि एक हमारे पास एक्सेलरेशन का इक्वेशन है, एक हमारे पास क्या है? एक्सेलरेशन का इक्वेशन है। वो क्वेश्चन देगा, आप क्वेश्चन देखेंगे, मैं आपको तरीका बता रहा हूं। क्वेश्चन इस टाइप का भी पूछा जाता है। एक्सेलरेशन का इक्वेशन है जिसमें कह रहा है x v प्लस y v स्क्वायर प्लस z L स्क्वायर, मान लीजिए ऐसा है। और इसमें कह रहा है कि आप x y z का जो है आप डायमेंशनल फॉर्मूला बताइए, जिसमें से a आपका है एक्सेलरेशन, v आपका है वेलोसिटी और L आपका है लेंथ। ये सारी चीजें आपको दे दिया। तो आपसे कह रहा है एक्स वाई जेड का डायमेंशनल फॉर्मूला बताइए। जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे ना तो आप सभी लोग एक काम करिएगा, जो भी इक्वेशन है एकदम सही मानिए, एकदम सही है वो, उसमें कोई तनिक भी गलती नहीं है। और जब ऐसा मान लेंगे तो आप समझेंगे सही है, तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे, ये इनके बराबर, ये इनके बराबर, ये इनके बराबर, ये इनके, जितनी पॉसिबिलिटी बने क्या क्या हो सकता है। देखो a बराबर हो सकता है एक्स वी के, a बराबर हो सकता है वाई वी स्क्वायर के, a बराबर हो सकता है जेड एल स्क्वायर के। ये 3 पॉसिबिलिटी, समझ रहे हैं ना? 3 पॉसिबिलिटी है। अगला क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है? देखो एक्स वी बराबर हो सकता है वाई वी स्क्वायर के, थोड़ा सॉल्व करो तो एक्स वाई वी हो सकता है,
अगला देखो वाई वी स्क्वायर इज इक्वल हो सकता है जेड एल स्क्वायर, या एक हो सकता है एक्स वी इज इक्वल जेड एल स्क्वायर। 1 2 3 पॉसिबिलिटी ये और 3 ये, टोटल 6 पॉसिबिलिटी हो गई है। आप लेकिन इनमें आप देखें तो यहां x और y जेड एक्स जेड डाटा हमारे पास जो भी रहे, अगर एक ही इक्वेशन में 2 अननोन रहेगा तो बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। तो आप इनके हेल्प में नहीं जाएंगे, इसके हेल्प में देखो क्या a हमको पता है, v पता है, तो x इज इक्वल एक्सेलरेशन बाई वेलोसिटी। एक्सेलरेशन का है LT-2, वेलोसिटी का है LT-1, L से L कट गया, एक T से ये कट गया, कुल मिला के T-1 डायमेंशनल फॉर्मूला हुआ x का। ऐसे ही आप करेंगे y का a बाई वी स्क्वायर, ये आपका हो गया LT-2, ये LT-1 का स्क्वायर करोगे तो यहां पर सॉल्व करिए LT-2 बाई L स्क्वायर, T-2 कैंसल, एक L कैंसल, टोटल आप देखिए L-1 इसका आंसर आ जाएगा y का। z का निकालना है तो ये a बाई एल स्क्वायर, आप देखो a क्या है LT-2 एक्सेलरेशन है, ये L स्क्वायर, L से L कट गया, ये ऊपर जाएगा L-1 T-2, ये आपका आंसर आया। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन रहे आप बेहिचक उसको कर लेंगे। तो मैं आशा करता हूं आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। इसी के साथ यूनिट एंड डायमेंशन खत्म होगा। यूनिट एंड डायमेंशन क्या हुआ? खत्म हुआ। आप सभी लोगों को मैंने न्यूमेरिकल का टाइप बताया, क्वेश्चन का टाइप बताया, कितने टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। जो लोग नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। कोई प्रॉब्लम हो तो हमें जरूर बताएं। मेहनत करें, पढ़ाई करें, आगे बढ़ें, इंडिया बढ़े। और एक बात ये भी जान लीजिएगा, ये जो भी पूरी बात मैंने बताया ना, आप इनको समझ लेंगे तो आप यूनिट एंड डायमेंशन से रिलेटेड प्रॉब्लम सारी दूर कर सकते हैं। तरीका आप अपनाइए बस। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।